उनके अलावा कुछ ये भी है, ये भी हमें याद रखना है, जैसे कि सिल्वर। अब क्योंकि 118 एलिमेंट्स होते हैं, अब 118 एलिमेंट्स थोड़ी हम याद करेंगे क्या क्या है। हम यहाँ पे वो लेके चल रहे हैं जिनका यूज हमें यहाँ पे 10th क्लास में है। ठीक है, जब हमें बैलेंसिंग इक्वेशन करनी पड़ेगी तो वहां पे किन किन का यूज होगा वो ले रहे हैं। तो जो शुरू के 30 हैं वो तो याद होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद हमने एक सिल्वर ले लिया है जिसका सिंबल क्या है, एजी। इसकी वैलेंसी याद रखोगे +1। बार बार पढ़ोगे इजिली याद हो जाता है। बेरियम सिंबल है Ba, वैलेंसी है +2। हाइड्रोक्साइड OH, सिंबल इसका क्या है, OH। ठीक है, अब ये जो है ये कोई एलिमेंट्स नहीं है। ठीक है, ये क्या है, मोलिक्यूलर आयंस है। मतलब यानी कि ये मॉलिक्यूल है, यहाँ पे ऑक्सीजन आया और हाइड्रोजन आया और यहाँ पे एक तरीके से वो कंबाइन हो गए। ठीक है, तब भी यहाँ पे क्या है, इनकी जो वैलेंसी है ये अभी भी स्टेबल नहीं हो पाई रिएक्शन होने के बाद। तो यहाँ पे इसकी जो वैलेंसी है वो कितनी है अभी, -1। ऐसे ही कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, कार्बन है और यहाँ पे ऑक्साइड है, सिंगल ऑक्साइड है, इसलिए सिंगल ऑक्साइड को बोलते हैं मोनोऑक्साइड। ठीक है, दो जाते तो क्या बोलते हैं, डाइऑक्साइड। तो यहाँ पे 1 है मोनोऑक्साइड, इसकी जो वैलेंसी है वो होती है 0। ठीक है, ध्यान रखना कितनी, 0। फिर बात करते हैं, देखो ये वर्ड ध्यान रखना है यहाँ पे, सल्फाइड, सल्फेट, नाइट्राइट, नाइट्रेट। यानी कि आइट और एट, आइट एट इस तरीके से आ रहा है। तो इसमें ध्यान रखना है, एक तो सल्फाइड और दूसरा सल्फेट, नाइट्राइट, नाइट्रेट। तो कैसे याद रखोगे, सल्फाइड हो या सल्फेट हो वैलेंसी दोनों की कितनी है, -2। नाइट्राइट हो नाइट्रेट हो वैलेंसी कितनी है दोनों की, -1। तो सिंपल याद रखना है कि भाई सल्फाइड या सल्फेट है तो -2 है, नाइट्राइट या नाइट्रेट है तो -1 है। कार्बोनेट की कितनी होती है, कार्बोनेट की होती है -2। फॉर्मूला क्या होता है कार्बोनेट का, CO3। कितना, CO3, याद रखना। यहाँ पे फॉर्मूला देखते हैं, सल्फाइड SO3। ठीक है, फिर सल्फेट SO4, नाइट्राइट NO2, नाइट्रेट NO3। ठीक है, इनमें कंफ्यूज मत हो जाना, तो अच्छे से इनको याद रख देना, सल्फाइड SO3, सल्फेट SO4, नाइट्राइट NO2, नाइट्रेट NO3, और कार्बोनेट की क्या होगी, वैलेंसी -2। और फॉर्मूला जो होता है मोलिकुलर फॉर्मूला वो क्या होगा, CO3। कितना हो जाएगा, CO3। क्लियर है यहाँ तक। तो ये तुम्हें याद रखनी है, सबकी वैलेंसी, सबके सिंबल। तो जितना जल्दी हो जाए इसको याद रख कर लेना। अब चैप्टर का नाम डालो केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। अब यहाँ पे हमारा ये चैप्टर शुरू होगा। तो अभी तक हम क्या कर रहे थे, हम बेसिक चीज समझ रहे थे जो हमारा हर चैप्टर में यूज होगा ये। ठीक है, ये जो अभी वैलेंसीज हमने लिखवाई है सिर्फ फर्स्ट चैप्टर में यूज नहीं होंगी, आगे भी हमारे और चैप्टर्स में भी जहाँ जहाँ पे हमें रिक्वायरमेंट होगी वहाँ पे काम पड़ता रहेगा। तो अब हम चैप्टर शुरू करते हैं, हमारा फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। अब यहाँ पे हेडिंग डालो केमिकल रिएक्शंस, और यहीं पे इसके सामने लिखना शुरू कर दो, केमिकल रिएक्शंस लिखो। Chemical reactions are the process in which new substances with new properties are formed. Chemical reactions are the process in which new substances with new properties are formed.
ये तुमने पहले ही पढ़ा है, फिजिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन। तो देखो फिजिकल रिएक्शन में क्या होता है, फिजिकल रिएक्शन में हम जो चीज रिएक्टेंट में लेते हैं, रिएक्टेंट प्रोडक्ट समझते हो? रिएक्टेंट वो होता है जो पहले हम जिस जिसके बीच में रिएक्शन कर रहे हैं, ठीक है। प्रोडक्ट क्या होता है, रिएक्शन होने के बाद जो फाइनली हमें मिलता है। तो क्या अगर हम उसको प्रोडक्ट से दोबारा रिएक्टेंट बना सकें, तो ऐसी रिएक्शन को बोला जाता है फिजिकल रिएक्शन। लेकिन ऐसी रिएक्शन जिसमें जब हमने क्या डाला, रिएक्टेंट डाले, ठीक है, रिएक्टेंट होता है जिनके बीच में रिएक्शन हो रही है। रिएक्टेंट कितने हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं। तो उनमें जब रिएक्शन हुई सब में आपस में, तो वहां पे जब प्रोडक्ट मिला, तो वो प्रोडक्ट ऐसा मिला कि उससे वापस हम रिएक्टेंट पे नहीं जा सकते, कि उसे हम दोबारा से रिएक्शन को रिवर्स कर सके और रिएक्टेंट हमें मिल जाए। दूसरी बात, जो यहाँ पे प्रोडक्ट होगा उसकी प्रॉपर्टीज रिएक्टेंट से बिल्कुल डिफरेंट होगी। क्लियर है? जैसे फिजिकल रिएक्शन में क्या होता है, जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो उनसे मिल रही होती हैं जो जो रिएक्टेंट हमने यूज करे। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा उसकी जो प्रॉपर्टीज होंगी वो भी डिफरेंट होंगी। तो यही लिखा हमने, केमिकल रिएक्शन आर द प्रोसेस इन विच न्यू सब्सटेंसेस विद न्यू प्रॉपर्टीज आर फॉर्म। नया कुछ बनता है और उसकी जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो भी डिफरेंट होती हैं अपने रिएक्टेंट से, वो भी नई प्रॉपर्टीज है एक तरीके से। इसके आगे लिखो, नेक्स्ट पैरा से, नेक्स्ट लाइन से, ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शंस, ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शंस कोमा a rearrangement of atoms, a rearrangement of atoms takes place takes place between the reacting substances, between the reacting substances to form new substances, to form new substances having entirely different properties, having entirely different properties, having entirely different properties। तो इसमें क्या होता है, ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन एटम्स का रीअरेंजमेंट हो जाता है बिटवीन रिएक्टिंग सब्सटेंसेस। तो जो नया सब्सटेंस बनता है उसकी प्रॉपर्टीज भी कैसी हो जाती है, नई होती है। ठीक है, जैसे कि लिखना मत इसको, इसको आगे लिखेंगे एग्जाम्पल को, अभी मैं तुम्हें समझा रहा हूँ। ये क्या है, Zn, किसका सिंबल है, जिंक। किसका सिंबल है, Zn, जिंक का सिंबल है। ठीक है, तो यहाँ पे जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, ये होता है सल्फ्यूरिक एसिड। धीरे धीरे सब हमें याद होने शुरू हो जाएंगे, सल्फ्यूरिक एसिड है ये, अभी नहीं तुम्हें याद होगा, एकदम से अजीब लग रहा होगा। तो यहाँ पे ये क्या है, रिएक्टेंट्स है, क्योंकि इन दोनों के बीच में रिएक्शन हो रहा है। हमने क्या करा, ये एक एसिड है, ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड इसको बोलते हैं। इस सल्फ्यूरिक एसिड में जिंक जिंक डाल दिया, ठीक है, जिंक के छोटे छोटे पीसीस है, हमने वो उसमें डाल दिए। अब ध्यान देना, जिंक क्या एक मेटल है और ये एक एसिड है, तो इस एसिड में हमने क्या डाल दिया, जिंक डाल दिया। ठीक है, अब यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हो रही है, तो जो प्रोडक्ट बनेगा उस पर ध्यान देना, वो क्या होगा, ZnSO4, ZnSO4, जिंक सल्फेट। अभी मैंने तुम्हें बताया था ये SO4 क्या होता है, क्या पढ़ा जाता है, सल्फेट। Zn क्या होता है, जिंक। तो ये क्या बन गया पूरा, जिंक सल्फेट। दूसरी चीज, जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होती है तो उसमें जो रिएक्टेंट हम डालते हैं, जो क्या डालते हैं हम, रिएक्टेंट, जिनके बीच में रिएक्शन हो रही है वो रिएक्टेंट, और जो रिएक्शन होने के बाद हमें मिलता है वो होता है प्रोडक्ट। तो ये हमारे क्या है, प्रोडक्ट। अच्छा, यहाँ पे तो एक तरीके से ध्यान दो, हाइड्रोजन भी है। H क्या होता है, हाइड्रोजन। ये एक मोलिक्यूल है, ये कोई एलिमेंट थोड़ी है, एलिमेंट तो ये है Zn, जिंक, इसके साथ कोई और नहीं है यहाँ पे। ये क्या है, ये एक मॉलिक्यूल है। हुआ क्या होगा, सल्फर होगा, 4 यहाँ पे क्या आगे होंगे, ऑक्सीजन, और 2 हाइड्रोजन, इनके बीच में रिएक्शन हुई तो क्या बन गया, सल्फ्यूरिक एसिड, जिसका फॉर्मूला कुछ इस तरीके से होगा, H2SO4। अब यहाँ पे हाइड्रोजन था, यहाँ पे तो मिला नहीं, यहाँ पे भी फिर हाइड्रोजन होगा ही होगा, यानी कि जो हम यहाँ पे रिएक्टेंट डाल रहे होते हैं वो रिएक्टेंट प्रोडक्ट में भी दिखते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, H2।
ठीक है, हाइड्रोजन गैस। क्लियर है, क्या मिल जाएगी? हाइड्रोजन गैस। अब क्या हमें ये सब कुछ याद रखना पड़ेगा? तो देखो, सब कुछ हमें याद नहीं रखना है। अब अगर तुम्हें ये रिएक्शन दी जाती है, अगर तुम्हें ये रिएक्शन क्या है, दी जाती है, तो हमें सिर्फ ये याद रखना है कि इसकी वैलेंसी कितनी है। इसकी वैलेंसी थी, कितनी थी जिंक की, बताना, +2। ठीक है, तो जिंक क्या करेगा, यहाँ से हाइड्रोजन को हटा देगा, तो यहाँ से हट गया और खुद इसकी जगह आ गया। अब जो जिंक है उसकी वैलेंसी है +2 और सल्फेट की वैलेंसी कितनी है, -2। देखो ये लिखवाई थी क्या? चेक कर लो एक बार, देखो पीछे मिला। यस सर। तो यही थी, +2 और -2। तो क्या होगा, ये -2 इधर आ जाएगा, +2 इधर आ जाएगा। जब सेम होता है तो हम एज इट इज लिख देते हैं इसको, तो ये बन गया जिंक सल्फेट। क्या बन जाएगा? जिंक सल्फेट। ये तुमने काम 9th में भी किया था, ठीक है, इस तरीके से क्रॉस वैलेंसीज तुम कहते थे वहां पे। तो ये क्या हो गया, जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस। ठीक है, यहाँ पे बताओ, यहाँ पे कोई गैस है? हाँ, ये तो लिक्विड फॉर्म में होता है एसिड, ये मेटल है सॉलिड फॉर्म में। यहाँ तो कोई गैस नहीं थी, यहाँ पे क्या बन गया, गैस बन गई, H2 गैस, हाइड्रोजन गैस। तो जब रिएक्शन होगी तो वहां से हाइड्रोजन गैस कंटिन्यूस निकल रही होगी जब ये रिएक्शन हो रहा होगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, कुछ नया बनता है और उसकी नई प्रॉपर्टीज है। इसकी प्रॉपर्टी बिल्कुल डिफरेंट है, इसकी प्रॉपर्टी इनसे डिफरेंट है। समझ रहे हो? तो ये होता है केमिकल रिएक्शन, यानी वो रिएक्शन जिसमें जो प्रॉपर्टीज है वो भी डिफरेंट होती है और प्रोडक्ट भी कुछ डिफरेंट बन रहा होता है। तो यहाँ पे रिएक्टेंट्स की अगर हम बात करें तो रिएक्टेंट क्या है, जिंक, और दूसरा रिएक्टेंट है H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड। यहाँ पे जो प्रोडक्ट है जिंक सल्फेट, और ये क्या है, हाइड्रोजन गैस। क्या हो जाएगा दूसरे वाला, हाइड्रोजन गैस। क्लियर हुआ? तो इसको लिखना नहीं अभी, इसको छोड़ो, ये थोड़ी देर में रिएक्शन हम लिखेंगे दोबारा से। अब हेडिंग डालो इसी में यहाँ पे कि भाई रिएक्टेंट्स क्या होते हैं। तो अभी तो बात करी हमने रिएक्टेंट्स की, तो इससे आगे लिखना शुरू करो, रिएक्टेंट्स। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो, ड्यूरिंग से एक और बार रिपीट कर दो। थोड़ा तेज बोलो, थोड़ा तेज बोलो। सर जो केमिकल रिएक्शन का सेकंड पैराग्राफ है वो दोबारा रिपीट कर दो। अच्छा अच्छा, ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शंस, ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शंस a rearrangement of atoms, a rearrangement of atoms takes place between the reacting substances, between the reacting substances to form new substances, to form new substances having entirely different properties. तो केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, एटम्स का रीअरेंजमेंट हो जाता है। जैसे कि जिंक यहाँ से कहाँ पे चला गया ये, और इसको इसने यहाँ से हटा दिया, तो रीअरेंज हो गए ना। यहाँ पे तो हमें कुछ डिफरेंट मिल रहा है, जिंक चला गया यहाँ पे, हाइड्रोजन यहाँ पे आ गया, वो अलग हो गया बिल्कुल। तो एटम्स क्या है, अपने आप को रीअरेंज करते हैं और फिर नया हमें क्या मिल रहा होता है वहां पे, सब्सटेंस, जिसे हम बोल रहे होते हैं कि भाई ये तो प्रोडक्ट है, और इसकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती है अपने रिएक्टेंट से। तो अब ये लिखो रिएक्टेंट्स, और इसमें लिखना शुरू करो, द substances which take part in a chemical reaction, the substances which take part in a chemical reaction, are called reactants। वो सब्सटेंस जो किसी केमिकल रिएक्शन में पार्ट ले, the substances which take part in a chemical reaction are called reactants, अंडरलाइन कर लो रिएक्टेंट्स को। अब लिखो प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट्स इसमें लिखो द न्यू सब्सटेंसेस प्रोड्यूस्ड, द न्यू सब्सटेंसेस प्रोड्यूस्ड as a result of chemical reaction, as a result of chemical reaction are called products। The new substances produced
as a result of chemical reaction are called products. अब हेडिंग डालो एग्जाम्पल्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, एग्जाम्पल्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। लिख लिया? इसमें लिखो, फर्स्ट करके लिखो। फर्स्ट, द बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम, द बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम the burning of magnesium in air to form magnesium oxide, to form magnesium oxide, OXID. The burning of magnesium in air to form magnesium oxide. ये केमिकल रिएक्शन है। इन एयर का मतलब क्या है? किसी का बर्न होना इन एयर में मतलब है यानी कि ऑक्सीजन गैस के साथ उसकी रिएक्शन हो रही है, O2। ठीक है, किसके साथ रिएक्शन हो रही है? ऑक्सीजन गैस के साथ, यानी कि O2। अगली लाइन से लिखो या एक लाइन छोड़ के लिखो, एक लाइन छोड़ दो। When magnesium ribbon is heated, when magnesium ribbon is heated, comma, it burns in air with a dazzling white flame, with a dazzling white flame। मैग्नीशियम रिबन क्या होता है? देखो, एक पत्ती सी होती है, पतली सी, ठीक है, मैग्नीशियम की। अगर उसे हम बर्न करें, ठीक है, उसको क्या करें? बर्न करें। बर्न करने का मतलब उसको हमने O2 दे दिया, ठीक है, O2 के साथ रिएक्शन हो गई। तो यहाँ पे क्या होगा? जब वो बर्न होती है तो तुम्हें दिखेगी एक फ्लेम, व्हाइट फ्लेम निकलेगी, चमकीली। तो हमने लिखा डेजलिंग व्हाइट फ्लेम। टू फॉर्म टू फॉर्म अ व्हाइट पाउडर, to form a white powder called magnesium oxide, called magnesium oxide। form a white powder called magnesium oxide। तो यहाँ पे क्या हुआ? देखो तो सॉलिड था बेचारा, ठीक है, मैग्नीशियम। और जब उसको हमने बर्न किया इन एयर, ठीक है, यानी इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो वहां पे हमें पाउडर मिला। क्या मिल गया? एक व्हाइट कलर का पाउडर मिला, जो कि हम क्या बोलेंगे उसको? मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो मैग्नीशियम है, ठीक है, मैग्नीशियम है एज रिबन, ये लिख देते हैं इसके नीचे। जैसे रिबन होता है उस तरीके से मैग्नीशियम लिया हमने एज रिबन। और यहाँ पे इसकी रिएक्शन हो गई ऑक्सीजन के साथ। ऑक्सीजन कहाँ से मिली? ये एयर में ऑक्सीजन है, फ्रॉम एयर, ठीक है। हमारे पास तो क्या थी? एक मैग्नीशियम की इस तरीके से रिबन है, उसको हमने जलाना शुरू करा। तो यहाँ पे जला तो रहे हम, लेकिन रिएक्शन किसके साथ हो रही है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कहीं से पकड़ के नहीं लाए हम कि ऑक्सीजन ये है और ये इसके साथ रिएक्ट हो गई। मैग्नीशियम रिबन लो और उसको जलाना शुरू करे, तो हीट देना शुरू करो, तो ऑक्सीजन तो है ही हमारे आसपास। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? हीट दे रहे हैं। तो यहाँ पे मैग्नीशियम और ऑक्सीजन क्या हो गए? ये दोनों के दोनों यहाँ पे रिएक्टेंट हो गए। क्या होंगे? रिएक्टेंट। तो क्या बनेगा यहाँ पे? मैग्नीशियम ऑक्साइड, जो कैसा होगा? एक वाइट पाउडर की फॉर्म में होगा। मैग्नीशियम ऑक्साइड
नेक्स्ट लाइन में लिखो हेयर, HERE, हेयर, मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन आर द रिएक्टेंट्स, magnesium and oxygen are the reactants, and magnesium oxide is the only product, and magnesium oxide is the only product. तो यहां से हमें ये पता चलता है कि ऐसा भी नहीं है कि अगर तुमने दो रिएक्टेंट लिए हैं, दो रिएक्टेंट है तुम्हारे पास और रिएक्शन हो रही है, तो तुम ये कहो कि भाई प्रोडक्ट भी दो बनेंगे। यहाँ पे देखो रिएक्टेंट कौन कौन है, मैग्नीशियम है और ऑक्सीजन है, बन क्या गया, एक ही प्रोडक्ट बना है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये एग्जांपल है किसका, एक केमिकल रिएक्शन का। सेकंड लिखो, सेकंड, फॉर्मेशन ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क, फॉर्मेशन ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क। कर्ड से मिल्क में, कर्ड का मिल्क, सॉरी, फॉर्मेशन ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क, मिल्क से कर्ड बन जाना भी एक केमिकल रिएक्शन है, क्योंकि इस प्रोसेस को तुम रिवर्स नहीं कर सकते हो। अब तुम ये नहीं कर सकते कि भाई कर्ड से दोबारा तुम्हें मिल्क मिल जाए, नहीं, ठीक है, मिल्क से क्या बन रहा है, कर्ड, लेकिन कर्ड से मिल्क हम नहीं बना सकते, तो ऐसी रिएक्शन भी क्या होती है, केमिकल रिएक्शन। ठीक है, थर्ड लिखो, कुकिंग ऑफ फूड, कुकिंग ऑफ फूड, ये भी एक केमिकल रिएक्शन है। एक बार खाना बन गया तो वापस तुम उसको उस फॉर्म में नहीं ला सकते। मानो तुमने मिक्स वेज बनाई है, ठीक है, तो वहां पे क्या है, जो तुमने मिक्स वेज की सब्जी बनाई है, तो तुम ये नहीं कि उसको वापस दोबारा से उसी फॉर्म में लिया होगे, ठीक है, वहां पे तुमने पोटैटो लिया तो तुम छाट छाट के एक दोबारा से वही पोटैटो बना दोगे, नहीं, अब तो फूड बन चुका है। फिर फोर्थ लिखो, बर्निंग ऑफ फ्यूल्स, बर्निंग ऑफ फ्यूल्स, फ्यूल का बर्न होना, दोबारा तुम्हें फ्यूल नहीं मिलेगा। रस्टिंग ऑफ आयरन, रस्टिंग ऑफ आयरन, आयरन पे क्या हो जाना, रस्ट लग जाना। तो जो आयरन पे जो रस्ट लगता है, ठीक है, रस्ट क्या होता है, देखो उसको, आयरन को वो खाने लगता है, ठीक है, तो आयरन वहां से कैसा हो जाता है, खराब होना शुरू हो जाता है, एक उस पे लेयर आनी शुरू हो जाती है, ठीक है। अब उससे वापस तुम दोबारा आयरन नहीं बना सकते जहां पे रस्ट लगी है, क्लियर है। तो ये भी क्या है, एक केमिकल रिएक्शन है। क्वेश्चन लिखो यहाँ पे, why should a magnesium ribbon, why should a magnesium ribbon be cleaned before burning in air? Why should a magnesium ribbon be cleaned before burning in air? ये कह रहे हैं जब मैग्नीशियम रिबन को बर्न करते हैं, अभी जो हमने फर्स्ट वाली रिएक्शन देखी, तो उसे पहले क्लीन किया जाता है, ठीक है, क्या कहते हैं उसको, क्लीन करते हैं, ऐसा क्यों? तो आंसर लिखो, अ मैग्नीशियम रिबन इज क्लीन्ड, a magnesium ribbon is cleaned to remove the protective layer of, to remove the protective layer of basic, BASIC, basic magnesium carbonate, to remove the protective layer of basic magnesium carbonate from its from its surface, so that so that it may so that it may readily combine, READILY, READILY, readily combine with the oxygen of air, with the oxygen of air on heating, on heating। तो देखो ये क्या मतलब है इसका, मैग्नीशियम रिबन जो होता है, ठीक है, अगर उसको थोड़ी सी भी हीट मिल जाती है तो बर्न होना शुरू हो जाता है। तो ये सेफ नहीं है कि इसको हम कहीं पे भी रख दें मैग्नीशियम रिबन को, क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन तो एटमॉस्फेयर में है ही, समझ रहे हो, हमारे आसपास ऑक्सीजन तो है,
अबंडेंट है, बहुत सारी ऑक्सीजन है, कोई ऐसा भी नहीं कि भाई ऑक्सीजन की कमी है। तो जहाँ पे भी हीट मिलेगी ये जो मैग्नीशियम रिबन है बर्न हो जाएगा एकदम से। तो मैग्नीशियम रिबन पे पहले क्या किया जाता है, एक लेयर लगाई जाती है। कैसी लेयर? बेसिक मैग्नीशियम कार्बोनेट की। तो ये उसे प्रोटेक्ट कर रही होती है, यानी कि अब ये अगर यहाँ पे हीट भी हो जाएगा तो ये जलेगा नहीं, ठीक है, यहाँ पे रिएक्शन नहीं होगी। तो इसलिए उस पर एक प्रोटेक्टिव लेयर लगा रहे हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, बेसिक मैग्नीशियम कार्बोनेट। किसकी लेयर होती है? बेसिक मैग्नीशियम कार्बोनेट की। तो जब भी हमें अब मैग्नीशियम चाहिए, मैग्नीशियम रिबन, तो हम क्या करेंगे, उसको साफ करेंगे, क्लीन करेंगे। कैसे क्लीन किया जाता है? सैंड पेपर जो होता है उससे इसको क्लीन किया जाता है, उससे घिसा जाता है। सैंड पेपर जानते हो, हिंदी में जिसे रेगमार बोलते हैं, ठीक है। जब घर में पेंट होता है तो आते हैं, दीवारें वगैरह घिस रहे होते हैं, तो वो उसी चीज से इसको साफ किया जाता है। ये जो ऊपर एक लेयर है इसको हटाई जाती है। तो ये इसका रीजन है। हेडिंग डालो, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। हेडिंग है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। लिखो, द easily observable changes which take place as a result of chemical reactions, as a result of chemical reactions are known as characteristics of chemical reaction. The easily observable changes which take place as a result of chemical reactions are known as characteristics of chemical reaction. Next line se likho, the important characteristics of chemical reactions are कोलन लगा के दो डॉट बना दो, यानी कि नेक्स्ट लाइन से अब लिखो 1, पॉइंट नंबर 1। तो हमें यहाँ पे देखना है अगर कहीं पे केमिकल रिएक्शन होती है तो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे हैं, यानी केमिकल रिएक्शन किस तरीके से होती है। तो फर्स्ट है, देखो, इवोल्यूशन ऑफ अ गैस, गैस निकलती है। इवोल्यूशन ऑफ अ गैस। क्या हर केमिकल रिएक्शन में गैस निकल रही होगी? नहीं, ठीक है। बहुत सारी केमिकल रिएक्शन है जहाँ पे गैस निकल रही होगी, लेकिन हर केमिकल रिएक्शन में गैस नहीं निकल रही होगी, वहां पे कुछ और हो रहा होगा। तो पहला है हमारा इवोल्यूशन ऑफ अ गैस, यानी गैस का निकलना। तो एग्जांपल लिखो इसी में ही, फर्स्ट पॉइंट में ही इवोल्यूशन ऑफ गैस को अंडरलाइन करो। नेक्स्ट लाइन में लिखो एग्जांपल। फॉर एग्जांपल, द केमिकल रिएक्शन बिटवीन जिंक and dilute dilute and dilute sulfuric acid is is characterized is characterized by the evolution of by the evolution of hydrogen gas by the evolution of hydrogen gas. So zinc और sulfuric acid, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड में अगर रिएक्शन होती है तो वहां पे हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है। ये भी एग्जांपल देखा तो था हमने, जिंक और वहां पे क्या था, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। तो वहां पे क्या बनी थी, H2 गैस बनी थी ना, जिंक सल्फेट के साथ साथ और भी क्या मिला था हमें, प्लस H2। तो हाइड्रोजन गैस वहां पे निकल रही होती है, यानी कि अगर केमिकल रिएक्शन है तो कुछ केमिकल रिएक्शन में इवोल्यूशन होता है गैस का। सेकेंड लिखो, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट क्या होता है, जो सेटल डाउन हो जाता है नीचे। मानो तुमने यहाँ पे दो रिएक्टेंट दिए, एक दो, इनमें रिएक्शन हुआ, ठीक है। तो तुम देखोगे एक ट्यूब होती है, तुमने लैब में देखी होगी, जिसे टेस्ट ट्यूब बोलते हैं, ऐसे पतली पतली। तो तुमने यहाँ पे कोई दो चीजें डाली, ठीक है, उनको आपस में मिक्स करा, तो कुछ देर बाद तुम्हें क्या होगा, यहाँ पे
कोई चीज जमनी शुरू हो जाएगी, ऐसे लगेगी जैसे नीचे सेटल डाउन हो गई, ठीक है। कुछ भी उसका कलर हो सकता है, वाइट, येलो, तो उसको हम बोलते हैं प्रेसिपिटेट। क्लियर है? तो केमिकल रिएक्शन में प्रेसिपिटेट भी बन जाता है। तो यहाँ पे लिखो एग्जाम्पल में, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट में एग्जाम्पल लिख रहे हैं हम। द केमिकल रिएक्शन बिटवीन पोटेशियम आयोडाइड, POTASSIUM, पोटेशियम और फिर आयोडाइड, IODIDE, एंड lead nitrate, LEAD, lead nitrate is characterized by the formation of yellow precipitate, is characterized by formation of yellow precipitate of lead iodide, of lead iodide। थर्ड लिखो चेंज इन कलर। और क्या भी हो जाता है, कलर भी चेंज हो जाता है केमिकल रिएक्शन में। मैं फिर कह रहा हूं हमेशा नहीं, कुछ केस में होता है चेंज इन कलर। लिखो एग्जांपल, द केमिकल रिएक्शन बिटवीन citric acid, CITRIC, the reaction between citric acid and purple colored potassium ये लिखा, पर्पल कलर्ड पोटेशियम पर मैंगनेट solution is characterized by change in color from purple to colorless। पोटेशियम पर मैग्नेट जो होता है वो पर्पल कलर का होता है, उसमें हम साइट्रिक एसिड डालते हैं तो जो पर्पल कलर है वो गायब हो जाता है, ठीक है। वो दोबारा वो क्या बन जाता है, कलरलेस बन जाता है वो सॉल्यूशन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, चेंज इन कलर। तो कोई भी अगर केमिकल रिएक्शन है तो उसमें चेंज इन कलर देखने को मिल सकता है, या कोई गैस इवोल्व करती हुई मिल सकती है, या फिर नीचे कुछ बैठता हुआ दिख सकता है, तो हमें पाउडर जैसा, उसे बोलते हैं फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। तो हम चेंज इन कलर में लिख रहे थे, इज कैरेक्टराइज्ड बाय चेंज इन कलर फ्रॉम पर्पल टू कलरलेस। फोर्थ लिखो चेंज इन टेम्परेचर, एग्जाम्पल लिखो इसमें, द केमिकल रिएक्शन बिटवीन quicklime, QUICKLIME, the chemical reaction between quicklime and water to form slaked, SLAKED, slaked lime, LIME, to form slaked lime is characterized by a change in temperature, comma, comma के बाद which is rise, RISE, rise in temperature। देखो क्या होता है, जो क्विक लाइम है उसमें अगर तुम वाटर ऐड करोगे तो बन जाता है स्लेक लाइम, और जब तुम वाटर ऐड कर रहे होते हो क्विक लाइम से तो उसमें से वेपर्स निकल रही होती हैं, ठीक है, गरम गरम। यानी कि यहाँ पे होता क्या है, जो
क्विक लाइम है वो वाटर ऐड करने पे स्लेक लाइम बना, तो चेंज किसका है यहाँ पे? टेम्परेचर का। किसका चेंज आएगा? टेम्परेचर का। जहाँ पे भी हो रहा होगा वहां पे टेम्परेचर राइज कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। फिफ्थ लिखो, चेंज इन स्टेट। चेंज इन स्टेट, लिखो the combustion reaction, COMBUSTION, the combustion reaction। कंबशन क्या होता है? किसी चीज का जलाना, इसमें जब रिएक्शन होती है, ठीक है, गर्म कर देना, वो कंबशन। तो द कंबशन रिएक्शन ऑफ कैंडल वैक्स is characterized by a change in state from solid to liquid, and gas, from solid to liquid and gas। तो जो कैंडल वैक्स होती है, अगर उसे तुम जलाते हो तो होता क्या है? वो सॉलिड से लिक्विड बन जाती है, ठीक है, लिक्विड फॉर्म में आ जाती है। जैसे कैंडल है, उसको जलाना तुम, तो उसका जो वैक्स है लिक्विड फॉर्म में आ जाता है। फिर देखो कैंडल बड़ी होती है लेकिन इतना वैक्स हमें नहीं मिलता उसके आसपास जमा हुआ, जबकि वो मेल्ट हुआ था। तो होता क्या है? कुछ वैक्स इवेपोरेट हो जाता है, कुछ वैक्स क्या हो जाता है? इवेपोरेट। उसकी क्या बन जाती है? गैस फॉर्म में चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे चेंज इन स्टेट हो गया, सॉलिड से किस में चेंज आ गया? लिक्विड और गैस में वो सर आपकी वॉइस कन्वर्ट हो। क्लियर नहीं है। लास्ट में मैं ये कह रहा हूँ, जो कैंडल वैक्स है वो सॉलिड है, सॉलिड फॉर्म में कैंडल की वैक्स। तो अगर तुम एक कैंडल को बर्न कर रहे होते हो, उसको लाइट अप कर रहे होते हो, तो तुम्हें क्या मिलेगा? जो कैंडल है उसकी लेंथ छोटी होने लगती है, लेकिन तुम कहोगे और हाँ आपकी छोटी वॉइस क्लियर नहीं